जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकेडमी में। तो दोस्तों हमारा जो आज का सेशन है वो बेसिकली आपको मेरे पीछे देखने को मिल रहा होगा। क्या देखने को मिल रहा है? तो मेरे बहुत सारे प्यारे दोस्त बोलेंगे सर आपके पीछे एक व्हाइट बोर्ड देखने को मिल रहा है और व्हाइट बोर्ड में एक हेडिंग डाला हुआ है कार्बन एवं उसके यौगिक और उस पर कुछ चीजें टिप्पणी की हुई है। ये चीज आपको देखने को मिल रहा होगा। पर दोस्तों आप मेरी नजरों से देखिए तो आपको मेरे पीछे एक कार्बन देखने को मिल रहा होगा। ये जो बोर्ड आपको देखने को मिल रहा है ना, ये मेरे नजरिए में एक कार्बन है। ये जो इंक जिसके कारण आपको ये अक्षर नजर आ रहे हैं, यानी कि ये जो इंक है ये एक कार्बन है। ये जो मार्कर है इसमें कार्बन है। जिस फोन से जिस कैमरे से आपका वीडियो शूट हो रहा है अभी, ये क्या है? कार्बन का रूप है। और ये जो स्टैंड जिस पर खड़ा है ये भी एक कार्बन का रूप है। यहां तक कि ये सब तो है ही, मुझे चारों तरफ कार्बन ही कार्बन देखने को मिल रहा है। और यहां तक कि मैं भी अपने आप को कार्बन मानता हूं। आप बोलेगा आपका नाम तो सूरज है, फिर कार्बन कैसे? पर दोस्तों मेरा नाम भले सूरज है पर मैं एक प्रकार का कार्बन ही हूं। मेरे शरीर के अंदर में वसा पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और भी बहुत पाया जाता है। वो सब क्या एक कार्बन का अंश है। समझ में आ रहा है आपको कि कार्बन क्या है? चारों तरफ विद्यमान पाया जाता है। कार्बन यानी कि मुझे सिर्फ कार्बन दिखाई मिल रहा है, कार्बन के आगे भी कार्बन दिखाई मिल रहा है, पीछे भी, दाएं बाएं ऊपर नीचे, यानी दसों दिशाओं में मुझे कार्बन ही दिखाई मिल रहा है। और टेंशन मत लीजिए, ये नजरिया आपको भी मैं जरूर दूंगा। इस वीडियो में बने रहिए। इस चैप्टर को पूरा मैं 3 से 4 वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। छोटा छोटा वीडियो लूंगा, शॉर्ट वीडियो लूंगा, उसको देख लीजिए। आपका इसमें से एक भी नंबर बाहर नहीं जाने वाला है। आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। आपका टेंशन नहीं लेने का इस चैप्टर से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे चैप्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको हलवा लगेगा और मैं अपना नजरिया दे दूंगा, यानी कि आपको कार्बन देखने का नजरिया दे दूंगा। जैसे मुझे इस चश्मे में भी कार्बन देखने को मिल रहा है, वैसे आपको भी देखने को मिलेगा। चारों तरफ कार्बन ही कार्बन, यानी कि कार्बन की माया में हम लोग आ चुके हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ पे एक चीज दिमाग में खटक रहा होगा कि ये वर्ड ये कार्बन आखिर है क्या? कार्बन आखिर है क्या और एवं उसके यौगिक, ये चैप्टर क्यों है? यानी कि कार्बन एवं उसके यौगिक क्यों है? यहाँ पे तो ब्रोमीन और उसके यौगिक भी हो सकता था, और बोलिए चलिए मैग्नीशियम और उसके यौगिक भी हो सकता था, हाइड्रोजन एवं उसके यौगिक भी हो सकता था, पर क्यों नहीं है कार्बन एवं उसके यौगिक ही क्यों है? क्योंकि मैं इसे दादाजी मानता हूं। कार्बन को मैं दादाजी मानता हूं और आपको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर में पापा होगा, मम्मी होगा, सबको होंगे और एक दादाजी भी होगा। और दादाजी का नेटवर्क जितना बड़ा होता है उतना नेटवर्क घर में किसी का नहीं होता है। उनका जितना रिलेशन होता है ना उन घर में किसी का भी नहीं होता है। उनका जितना जान परिचय होता है ना किसी का भी नहीं होता, क्योंकि उनका नेटवर्क चारों तरफ दसों दिशाओं में फैला हुआ होता है। उसी तरह कार्बन एक ऐसा तत्व है कि जितने भी तत्व होते हैं, यानी कि जो 118 तत्व आपको पता है, उनमें से जो कार्बन है ये दादाजी है, सबका दादाजी है। क्योंकि ये जितना यौगिक बना के देगा ना आपको, किसी का औकात नहीं, किसी का पावर नहीं जितना बना के दे दे। इसीलिए क्या है, कार्बन क्या है? उसके यौगिक है। कार्बन एवं उसके यौगिक यह चैप्टर दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे कोई कार्बन के जगह पे कोई अन्य तत्व एवं उसके यौगिक के बारे में नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तो वो सब आगे की कक्षा में, वो सब टेंशन नहीं लेना है आपको। कार्बन एवं उसके यौगिक, ये चीज तो समझ में आ गया कि क्यों यह हेडलाइन डाला गया है। क्योंकि कार्बन के पास जितना पावर है वो उतना कैपेसिटी किसी के पास पावर नहीं है। आखिर आपके मन में फिर एक सवाल आया होगा कि सर इतना यौगिक वो क्यों बनाता है? तो क्यों बनाता है और किस लिए बनाता है? किस लिए बनाता है वो तो मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा, और क्यों बनाता है वो मैं आने वाले अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। समझ में आ गया आपको? आप सबसे पहले बात रही कि कार्बन, ये दादाजी, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दादाजी की कहानी पढ़ रहे हैं। दादाजी कौन? कार्बन, यानी कार्बन क्या है? कार्बन क्या है आखिर भाई? कार्बन है क्या? तो कार्बन बता दो, कार्बन एक तत्व है बस और कुछ नहीं। कार्बन क्या है? एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 6 है तथा द्रव्यमान संख्या 12 है। साथ ही यह क्या एक अधातु है। बस इतना ही कार्बन का इंट्रो है और कुछ नहीं है कि कार्बन क्या एक तत्व है जिसका जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है और जिसका द्रव्यमान संख्या 12 होता है, साथ ही एक अधातु है। बस इतना ही कार्बन है, इसका इतना ही परिचय है। बस जो इसका गुण जो पाया जाता है ना, बस इतना ही इसका नामकरण है बस। लेकिन और जो इसका गुण सब पाया जाता है ना, इसके अंदर गुण भरा पड़ा है, इसीलिए इसका यौगिक भी भरा पड़ा है दुनिया में। आप पृथ्वी पर हो, आप बाहर चले जाओ, चारों तरफ आपको कार्बन ही कार्बन देखने को मिलेगा। बस आपको देखने की नजरिया चाहिए। अब दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि पृथ्वी जो क्या है? पृथ्वी में एक है क्या है? एक आकाश है और एक भूमि है। बस यही 2 चीजें पृथ्वी में। तो सोचिए आपका मन में एक सवाल आया होगा कि सर कार्बन एवं उसके यौगिक जो है वो इतना सारा यौगिक बनाता है, यानी कि कार्बन यानी बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित है क्या? यानी कार्बन का जो अटेंडेंस है, कार्बन की जो उपस्थिति है वो पृथ्वी में बाहर में पूरी एकदम बहुत सारा उपस्थित है। तो दोस्तों वो उसका बहुत सारा यौगिक उपस्थित है, मैं मानता हूं। पर अगर पृथ्वी को देखो तो पृथ्वी को जैसे मैंने बताया 2 चीजों पे है, एक आकाश और एक
धरती। तो देखिए, तो जो मैं अगर सबसे पहले भूपरपट्टी की यानी कि धरती की बात करूं, भूपरपट्टी मतलब अर्थ का क्रस्ट, जहां पे सारे खनिज पेट्रोलियम वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए भूपरपट्टी पर अगर बात करो यानी पृथ्वी पर बात करो तो वो कार्बोनेट के रूप में, यानी कि कार्बोनेट क्या है, कार्बन का ही यौगिक है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट और कोयला और पेट्रोलियम, इनके रूप में ही क्या है, कार्बन उपस्थित है पृथ्वी पर। और अगर वायु की बात करूं यानी कि हमारे जो वायुमंडल जिसमें हम लोग श्वास लेते हैं उसकी बात करूं तो सिर्फ CO2 के रूप में मौजूद है। बस इतना ही कार्बन का यौगिक है। अब देखिए और भी सारे हैं पर वो सब छोड़िए। हाँ, तो वायुमंडल में CO2 के रूप में क्या है, मौजूद है। तो अब आपके मन में उपस्थित हुआ होगा कि सर अभी आपने कहा कि इसका यौगिक एकदम दादाजी है, ये इसका बहुत सारा यौगिक है, यानी कि भूपरपट्टी पर और वायुमंडल पर ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। पर दोस्तों, पर आपको क्या पता है, यानी आप क्या जानते हो कि जो हमारा भूपरपट्टी यानी जो पृथ्वी का जो हमारा अर्थ क्रस्ट है यानी पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसमें पता है सिर्फ 0.02% ही कार्बन पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह सच है, ये ट्रू है। और वायुमंडल में 0.03%, यानी अगर आपके पास 100% कोई चीज है उसमें से इसको जोड़ दीजिए 0.05% ही कार्बन उपस्थित है, बाकी सब अदर चीजें हैं। पर इतने मात्र मौजूद होने के बाद ये करोड़ों ये लाखों में यौगिक बनाता है। आखिर क्यों? क्योंकि इसके पास एक बहुत ही अच्छा गुण पाया जाता है। वह गुण मैं आपको आने वाले एपिसोड में बताऊंगा। तो चलिए, एक चीज तो समझ में आ गई आपको, भूपरपट्टी पर मात्र इतना ही पाया जाता है, यानी कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, भूपरपट्टी पर। और इनको मिला दे तो इनमें जो कार्बन प्राप्त होगा वो 100% में मात्र 0.02% प्राप्त होगा। और अगर वायुमंडल में बात करें CO2 का तो वो मात्र 0.03% प्राप्त होगा इस 100% में। कुल मिला दूं तो यानी कि 100% में 0.05% टोटल कार्बन मिलेगा आपको इस पूरे पृथ्वी में। ये चीज समझ में आ गई। ये तो कार्बन का इंट्रो था। अब हम लोग मेन चैप्टर में घुसते हैं। ये चीज तो आपको पता होगा, ज्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं लूंगा, मैं शॉर्ट में पार करूंगा क्योंकि आप लोग ये सब पढ़ा हुआ है। मुझे सिर्फ आपका नंबर गेन करवाना है क्योंकि आप लोग इस तीनों चैप्टर को देख लीजिए। मतलब 3 वीडियो 4 वीडियो आएगा, तीनों वीडियो को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले आप बात करते हैं, एक नोट पॉइंट मैंने लिखा हुआ इस चैप्टर को समझने के लिए, वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि 9th क्लास का टॉपिक है। ये चीज आपको पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का बाहरी कक्षा में वितरण, ये चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो चलिए, इलेक्ट्रॉन का वितरण ये सब तो आपको पता होगा, ठीक ना। जैसे कि मैं एक चीज बताता हूँ, फिर भी नहीं पता तो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको पता है एटॉम कैसा होता है, उसमें एक नाभिक होता है, और उसके चारों तरफ क्या कक्षाएं पाई जाती है, सेल्स पाई जाती है, ऊर्जा स्तर पाया जाता है। ये तीनों नाम उसी का है, तीनों नाम एक ही चीज का है। यानी कि इस सेलों का नाम, ये इसको सेल बोलिए, ऊर्जा गृह बोलिए, ऊर्जा स्तर बोलिए, या फिर कक्ष बोलिए, ठीक। इनका नाम है, इसका नाम क्या है, ये क्या है, ये इसका, ये कोई सेल नहीं है, ये क्या है, उसका न्यूक्लियस है, उसका क्या है, नाभिक है, ठीक। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। न्यूट्रॉन में और भी कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, पर उसको आपको अभी नहीं पढ़ना है। यहाँ बस आपको याद रखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। और ये जो कक्षाएं उसमें इलेक्ट्रॉन भ्रमण करती है, घूमती है। जैसे कि ये हमारा सन है तो साइड वाले सारे अर्थ है, यानी कि सन क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, यानी कि नाभिक हो गया, और सारे ग्रह क्या हो गए, हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। जिसमें आ गया आपको, इसको के बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, इस तरह चलता जाता है, ठीक। अब बात रही कि सर मैंने तो मान लिया कि इनमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, पर किसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो उसके लिए मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है 2n²। ये एक फॉर्मूला है, इसमें आप पुट करते जाइए, आपको पता चल जाएगा कि के में, एल में और एम में और आने वाले हर एक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन लेगा। सो अब पुट कैसे कीजिएगा, यहाँ पे ये जो आपको एन दिख रहा है ना, यानी कि जो एन होगा वह क्या, एन जो बिलोंग्स टू करेगा, यानी कि एन जो है वो एक n क्या होगा, 1 2 3 4 5 इस तरह की संख्याएं यहाँ पे डाली जाएगी। यानी कि k को आप 1 मान लीजिए, तो l को 2 मान लीजिए, फिर m को 3 मान लीजिए, फिर इसके बाद वालों को 4, फिर उसके बाद वाले को 5, उसके बाद वाले को 6, उसके बाद वाले को 7, उसके बाद वाले को 8। तो अब आप बताइए कि k कक्षा में, जल्दी बताइए k कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, k का मान 1 है, यानी n का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या 1 ही आएगा, इंटू 2। समझिए 2 इंटू n का स्क्वायर है, n के जगह पे 1 पुट कीजिए, 2 इंटू 1 का पावर 2 आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 ही आएगा। यानी कि के सब में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चलो भाई 2 इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरह करके दिखा देता हूं, ठीक।
एल एल कक्षा में बताइए एन के जगह पे 2 पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, यानी कि इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जल्दी से बताइए अगर ये 50वां नंबर का कक्ष होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। तो कुछ नहीं करना है, एन के जगह पे 50 पुट कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है और स्क्वायर करने के बाद इसको 2 से गुना कर देना है, आपको इलेक्ट्रॉन का संख्या पता चल जाएगा। इसे समझ में आ गया आपको कैसे निकालना है इसको। अब बात रही सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक। इसका क्या है, सबसे बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, सबसे बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। मतलब आप यहां पे देखिए, यहां पे कितना 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ठीक। सेकंड कक्ष में कितना ले लेगा, 8 लेगा ठीक। थर्ड कक्ष में कितना लेगा, 3, यहां पुट कीजिए कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9, 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन लेगा ठीक। आप जो ये जो चौथा कक्ष होगा, यानी कि यहाँ पे जो ये आपका एक कक्ष बनेगा ठीक ना, चौथा कक्ष बनेगा, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, आप जाहिर से 4 का स्क्वायर कीजिएगा, 16 दूना 32, 16 का स्क्वायर कीजिएगा, मतलब 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 आएगा, 16 दूना 32 बोल दीजिएगा। लेकिन बाय द वे किसी तरह से यूं हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं। यानी कि कोई एक एटॉम है, मान लीजिए कि हम लोग चलिए क्लोरीन को पकड़ते हैं, क्या पकड़ेंगे, क्लोरीन को पकड़ेंगे। तो अब बात रही इन कक्षा में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, तो उसके लिए क्रमागत इलेक्ट्रॉन भरना, यानी कि इस 2 नंबर के पॉइंट को समझने से पहले आपको ये 3 नंबर का पॉइंट समझना पड़ेगा। क्रमागत इलेक्ट्रॉन भरना मतलब जब तक ये के फुल नहीं होगा तब तक आप अगले कक्षा में नहीं भर सकते, यानी के में भरिए, पहले 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए। तो चलिए ये हमारा मान लीजिए ये 2 के कक्ष है और ये 8 ये के एल कक्ष है, ये साथ ही क्या है के एल और एम कक्ष है ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें टोटल कितना 17 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ तत्व लिखा हुआ है और यही तत्व टोटल जितना है ना, इतना ही सिर्फ आपके इस चैप्टर में यूज आएगा, इसलिए मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया हुआ है। सबसे पहले क्लोरीन की बात करते हैं, इसका ये जो मैंने यहाँ पे नंबर से लिखा हुआ है 17, 11, 10, 9, 8 इस तरह लिखा हुआ है, ये सब क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो C17 मैंने Cl17 यानी क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो K में कितना आएगा, इस नियम के अनुसार 2 आएगा, तो चलिए 2 भर दिया। उसके बाद देखिए L में कितना आएगा, 8 आएगा इसके अनुसार, तो चलिए 8 मैंने भर दिया, देखिए L में 8 भर दिया। उसके बाद ये बाहरतम कक्षा में फिर क्या 18 आएगा, लेकिन उसके पास कितना है, 7 ही है, कितना है 7 ही है, यानी कि 18 की जगह उसके पास कितना है 7 ही है। लेकिन अब समझिएगा कि इसको चाहिए था कितना 18 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। जब इसका मान लीजिए यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन किसी तरह से फुल हो जाता तब ये आगे बढ़ता, लेकिन ये 18 तो दूर की बात, 7 ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, सिर्फ 18 नहीं है, सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन है। तो आगे तो ये कक्षा बढ़ेगा नहीं, यानी कि यही इसका क्या सबसे बाहरतम कक्षा हो गया। क्या हो गया, यही सबसे इसका बाहरतम कक्षा हो गया। और आपने सुना है जब ये सबसे बाहरतम कक्षा हो चुका है तो यानी कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, सबसे बाहरी कक्षा में सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यानी कि इसमें 7 है तो बचा कितना, और 1, यानी कि इसका बाहरतम कक्षा में यहाँ पे एम में कितना 7 है, यानी कि इसका जो 1 आया ये 1 यानी कि 1 इसको क्या चाहिए, इसको यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको कितना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, कितना, इसको और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यही जो 1 हुआ ना, जितना चाहिए उसको वो संयोजकता होता है। क्या होता है, संयोजकता होता है। ये समझ में आ गया आपको कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है। बाहरतम कक्षा किसको बोलेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन आपका समाप्त हो जाता है वो बाहरतम कक्षा हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, ये चीज आप लोगों को 9th क्लास का चीज है। और एक चीज मैंने बताया कि बाहरतम कक्षा में सिर्फ वो 8 ही इलेक्ट्रॉन चाहेगा। ऐसा क्यों चाहता है, क्योंकि जब उसको बाहरतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन फुल हो जाता है ना, तो वो अपने आप को और स्टेबल पाता है, यानी कि वो अपने आप को स्थिर पाता है। जैसे अभी आपकी शादी नहीं हुई, आपका 22 साल 25 साल हो गया, आपका शादी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आपका 30 साल के बाद अगर मान लीजिए आपका शादी हुआ तो आप स्टेबल फील करते, चलो भाई मेरा शादी हो चुका है। उसी तरह बात है बाहरतम कक्षा में जब वो 8 इलेक्ट्रॉन पाता है कोई भी एटॉम, तो वो क्या होता है, वो अपने आप को स्टेबल पाता है। ये चीज समझ में आ गई आपको। ये तो सिर्फ तो 9 का चीज था। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आगे का पोर्शन शुरू करते हैं। तो मैंने अभी क्या कहा कि वो सबसे बाहरतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन ही जाएगा उसमें, यानी कि कोई भी एटॉम हो वो क्या चाहता है कि उसके बाहरतम कक्षा में क्या होगा कि उसका 8 इलेक्ट्रॉन वो चाहता है। ऐसा क्यों चाहता है, क्योंकि उसको अगर बाहरतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन किसी तरह से मिल जाए तो वो क्या होता है, वो खुश हो जाता है, वो एकदम स्टेबल हो जाता है। वही शादी वाली बात जो मैंने भी बोला वही हो जाता है, ठीक, वो खुश हो जाता है एकदम। तो अब बात रही कि वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे गौर करके देखिए कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है।
यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो बाध्यता कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरेगा कैसे? तो इनकी बात नहीं करूंगा, ये एक्सेप्शन में आएगा, ठीक ना। ये अष्टक के नियम को फॉलो नहीं करता है। बाकी सब देखिए, कार्बन की बात करूं तो 2 और 4 है, इसको यानी बाध्यता कक्षा क्या है? 4 है, तो 4 है यानी किसको और कितना चाहिए? और 4 चाहिए, तो यानी कि ये 4 चाहिए, इसको कितना चाहिए? और 4 चाहिए। या क्या करेगा? या तो फिर किसी से ले लेगा या फिर किसी से दे देगा। लेकिन ये चीज ऐसा नहीं होता है, ये वाला नहीं होता, ये एक्सेप्शन का केस है। इसीलिए तो कार्बन एवं उसके यौगिक, एक ये गुण के कारण भी कार्बन के इतने सारे यौगिक बनते हैं। किस गुण की बात कर रहा हूं वो आगे वाले वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक ना। इसको फिलहाल घेर के रख दीजिए। इसको देखिए O8 को, इसमें 2 और 6 जाएगा। 6 क्या है? इसका बाध्यतम कक्षा है, तो उसको और कितना चाहिए? 2 चाहिए, यानी कि इसको क्या ये 2 चाहता है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी कि इसके पास क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे F ही देखिए, F9 है, फ्लोरीन है, तो यहाँ पे 7 है, तो इसको और कितना चाहिए? और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके पास भी किसी से ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से, या फिर कोई इसको 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कोई से दे देगा। और इसको क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा? किसी से ले लेगा। इसका तो 8 फुल फिल है, इसका तो बात ही अलग है, ये तो पूरा स्टेबल है भाई, ठीक ना। Na सोडियम, सोडियम में देखिए क्या होगा? सो इसका लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में क्या है? बाध्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 8 पूरा करना है। अब बात रही या तो किसी से 7 ले लेगा या फिर ये क्या करेगा? अपना वाला डोनेट कर देगा। तो अब बात रही कोई 7 देगा उसको, ये क्या करेगा? 1 उसे ही दे देगा, ले भाई तू ही ले ले, ऐसा कर लो। ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन यहां से हटा देगा, गायब कर देगा, अपने वाला से हटा देगा। तो देखिए इसका 2 और 8 बन जाएगा, ये गायब हो गया, इसको सोच लीजिए गायब हो गया। देखिए 2 और 8 बन गया, तो ये स्टेबल हो जाएगा इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि क्लोरीन 17, यहाँ पे 7 है, तो इसको क्या 1 ये ले लेगा किसी से, ये 7 तो किसी को देगा नहीं भाई। तो अब बहुत सारे मेरे दोस्त बोलेंगे सर क्या ये आप किसी में दे रहे हो, किसी में ले रहे हो, आखिर ये बात है क्या लोचा? बस सीधा सा बात है। जब देखिए बाध्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 6 या 7 या 8, इतना ही हो सकता है। तो 8 की तो बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो इस टाइप का हो जाएगा, अक्रिय गैस हो जाएगा, तो इसको किसी से लेना देना नहीं। 4 की भी मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये 4 वाला बीच वाला किस होता है, क्यों होता है, सो मैं भी बता देता हूं। अब समझिएगा कि 4 को यहाँ पे रहने देते हैं, 4 के इधर वाला जो 1 2 3 किसी का अगर बाध्यतम कक्षा में है, तो वो क्या करेगा? डोनेट कर देगा, वो अपना वाला से ये इनको फेंक देगा, बाहर निकाल देगा, और बाहर और इधर वाला में 8 रहेगा, तो वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन किसी में 5 6 और 7 रहा ना, तो वो क्या करेगा? किसी से ले लेगा। ये चीज आपको याद रखना है, कब इलेक्ट्रॉन जाएगा, कब इलेक्ट्रॉन वो लेगा, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब 4 की बात करता हूं। देखिए 4 की अगर बात करूंगा मैं, तो 4 की बात करने से पहले आप इस पोर्शन को गौर कीजिए। आप यहाँ पे देखिए, इसको समझने से पहले आप यहाँ देखिए, तो इसको थोड़ा देर के लिए साइड में रखिए। आप समझिए कि कार्बन का यौगिक, इस चैप्टर में है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो आखिर बात है भाई कार्बन का यौगिक, वो यौगिक क्यों बनाता है, किस लिए बनाता है, उसको क्या क्या इच्छा है। तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी एटम अष्टक के नियम को फॉलो करना चाहता है, तो उसीलिए क्या करता है? वो अष्टक का नियम को फॉलो करने के लिए वो अपना यौगिक बनाता है। क्योंकि कार्बन का लास्ट सेल में कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन, वो 8 चाहता है, इसलिए वो यौगिक बनाता है। तो भाई यौगिक बनाने के लिए अब वो कैसे 8 इलेक्ट्रॉन लाएगा अपने पास? तो उसके लिए वो आबंध बनाता है। आबंध का मतलब समझिएगा, जैसे कि आपके मम्मी पापा घर में क्यों जुड़े हुए आपस में, मम्मी का तो देह अलग है, पापा का देह अलग है, वो चाहते तो चले जाते, लेकिन जाते क्यों नहीं है? आपके दोस्त को उठा लो और आप अपने आप को उठा लो, आप लोग वहां से बिछड़ते क्यों नहीं हो? क्योंकि आपके अंदर में एक बॉन्ड है, आपको एक रिलेशन दोस्ती वाला आपको जोड़ के रखा हुआ है। उसे पापा मम्मी में पति पत्नी का एक रिलेशन जुड़ा हुआ है आपस में, इसीलिए वो किसी को भी छोड़ के नहीं जाते हैं आपस में। तो वही जो रिलेशन है, यानी कि पति पत्नी में जो पति पत्नी का रिलेशन है, वो आबंध का काम करता है। और दोस्त में क्या करता है? दोस्ती यारी का एक रिलेशन आबंध का काम करता है, उन्हें जोड़े रखने का काम करता है। तो आबंध वाला समझ में आ गया कि किसी को बांध के रखने का कार्य करता है। और मैंने कहा अष्टक का नियम क्यों करता है? क्योंकि अष्टक का नियम कोई अगर फॉलो कर लेता है तो वो अपने आप को स्टेबल पाता है। क्या पाता है? स्टेबल पाता है। अब बात रही कि आबंध, तो इससे पहले वाले 3 चैप्टर में पढ़ाई की आप लोगों ने कि आयनिक आबंध के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। आयनिक आबंध के बारे में आप लोगों ने 3 वाले चैप्टर में पढ़ लिया है। इस चैप्टर में आपको सहसंयोजी आबंध के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक चीज समझिए कि आबंध क्यों बनता है। जैसे मैंने आपको बताया आबंध क्यों बनता है,
क्योंकि अष्टक के नियम को फॉलो करने के लिए, तो अष्टक के नियम को फॉलो करने के लिए हम लोग को आबंध बनाना पड़ेगा। तो आबंध कैसे बनेगा सो देखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है Na और Cl। तो Na के पास कितना बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है देख लीजिए, Na के पास जो है वो बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को हटा देगा। तो क्या करेगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन को ये हटा देता है तो हटा देगा, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। आपको पता है हट जाता है तो प्लस का चार्ज आता है, जो कोई इलेक्ट्रॉन हटेगा उतना प्लस का चार्ज आएगा। एगो हटा इसलिए एगो प्लस, दूगो तो दूगो प्लस, समझ में आ रहा है आपको सब, एगो प्लस का चार्ज आ जाएगा। क्या करेगा, वो एगो हटा देगा। क्यों हटा देगा मैंने अभी आपको इसमें बताया, ठीक ना। अब Cl को देखिए, Cl में 17 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 7 है, यानी कि इसको और एक चाहिए, एक मिल जाएगा तो ये खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चाहिए, यानी कि इसमें एक माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों को गौर करके देखिए, इसको एक निकालना है अपने आप से, किसी तरह से कहीं पे दे देना है, और ये क्या बोल रहा है, किसी तरह से हमको कोई दे दे। तो ये क्या कहता है, भाई NaCl तुम आना मेरे पास, क्लोरीन बोलता है NaCl आना, एक काम करना तू हमको दे दे, तो तू भी खुश हो जाएगा, मैं भी खुश हो जाऊंगा। तो Na क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है और एक कंपाउंड बनाता है NaCl। तो यही जो लिया दिया हुआ, यानी क्या इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ, यानी Na से Cl में गया, इससे Na भी खुश और Cl भी खुश, जा दोनों ऐश करो। ऐसी वाली बात में क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। ये चीज समझ में आ गया आपको। अब बात रही, हम लोग अब इस पर आते हैं। अब हम लोग उस वाले, मतलब इस जो मैंने बोला बाद में सोचना है, उस पर आते हैं हम लोग, मैंने 4 वाले पर आते हैं। जैसे कार्बन की बात करो तो कार्बन क्या करेगा, सो देखिएगा गौर से। देखिए कार्बन के बाह्यतम कक्षा में तो कितना, 4 इलेक्ट्रॉन है भाई, चलो 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो किसी से ले ले या किसी से दे दे। चलो भाई मान लेते कोई इलेक्ट्रॉन कार्बन इसको दे भी दिया, 4 को इलेक्ट्रॉन क्या कोई इसको दे दिया, चलो भाई 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब दे दिया मतलब क्या, उसके सिर पे क्या माइनस का 4 को चार्ज लग जाएगा, माइनस का 4 को चार्ज लग जाएगा। कितना, माइनस का 4 को चार्ज। तो अब यहाँ पे गौर करके देखिए किसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, टोटल गिने, टोटल 2 2 4, 4 2 कितना है, मैंने 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। और इसके पास कोई 4 इसको दे दिया इसका स्टॉक पूरा करने के लिए, यानी कि +4 कीजिए, कितना, 4 दूना 8 और 10 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गया। टोटल कितना, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और जरा प्रोटॉन देखिए, तो प्रोटॉन क्या होता है, इस 6 वाला संख्या, तो यानी प्रोटॉन इसमें क्या 6 है और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 10 है। समझ लीजिए 10 बेटा है, और मतलब ये समझ लीजिए 10 बेटा और 6 को बहू है, काम चलेगा, नहीं चलेगा ना। यानी कि 10 को प्रोटॉन है और 10 को सॉरी 6 को प्रोटॉन है, 10 को इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल ही नहीं है, रहेगा ही नहीं आपस में, एटॉम तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा कि ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इसलिए ये कार्बन किसी से ले भी नहीं सकता। अब चलो भाई मान लो क्या कर, कार्बन किसी को दे दिया, डोनेट कर दिया, चलो भाई मैं दानी बनता हूं, ये 4 को मैं हटा देता हूं, तो सीधा सा बात है कार्बन में प्लस का 4 चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। तो इसकी जब हट जाएगा तो देखिए एक चीज समझिए कि जब 4 इलेक्ट्रॉन हट गया तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा ना। और प्रोटॉन कितना बचा, 6 बचा। 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ और एक सबसे बड़ा रीजन क्या है, सो देखिएगा कि अगर इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन निकालना हो ना, ये आप 11 क्लास में पढ़िएगा, जब आप 4 को इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, यानी कि इसका जाहिर सी बात है बाहरी सेल से निकालेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन उसको देने में ना इसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। वो एनर्जी कहां पाएगा बेचारा, थोड़ी ना डीजी जनरेटर लगा हुआ है, यानी कि ये किसी को देने के लिए इतना एनर्जी नहीं दे पाएगा। इसीलिए ये क्या करता है, ये त्याग भी नहीं सकता ना ले भी सकता है। तो अब कार्बन क्या करेगा, बेचारा फंस गया, क्योंकि भाई कार्बन को तो भाई आबंध बनाना है। आबंध क्यों बनाना, अष्टक के नियम को फॉलो करने के लिए, तब ना जब आबंध बनेगा तब ना इतना सारा यौगिक बनेगा। तो अब बात रही कार्बन आबंध कैसे बनाएगा, तब यहां पर एक वर्ड आता है सत्संयोजी आबंध। यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है। कैसे, तो देखिए मान लीजिए कार्बन के पास, मान लीजिए क्या कार्बन के पास 4 गो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर सकता है, ना किसी को दे सकता है ना ले सकता है। तो क्या करेगा, यहाँ पे बगल में 4 गो हाइड्रोजन बैठा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे 4 गो हाइड्रोजन बैठा हुआ है, और चारों का हाइड्रोजन के पास देखिए 1-1 इलेक्ट्रॉन है। चलिए 1-1 इलेक्ट्रॉन को दे देता हूँ, चारों हाइड्रोजन पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है। तो भी कार्बन क्या बोल गया, भाई हाइड्रोजन सब तुम आ जाओ मेरे पास, ठीक ना। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लटका लेगा, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे लटका लेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लटका लेगा, और हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन भी आएगा। तो ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख देगा, इस हाइड्रोजन यहाँ पे, इस हाइड्रोजन यहाँ पे, इस हाइड्रोजन यहाँ पे। अब यहाँ पे
पे गौर करके देखिए कि हाइड्रोजन को कितना चाहिए था। हाइड्रोजन के पास एक की कमी थी, क्योंकि ये अष्टक के नियम को फॉलो नहीं करता है। समझ लीजिए इसका बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, तभी ये स्टेबल होगा। इसी तरह हीलियम तो भाई 2 गो है, स्टेबल है ये तो अक्रिय गैसेस की बात नहीं करो, तो ये स्टेबल होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बाह्यतम कक्षा फुलफिल होना चाहिए, तो बाह्यतम कक्षा इसका एक ही होता है, सिर्फ के सेल होता है, तो 2 आना चाहिए। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि हाइड्रोजन क्या स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। अब कार्बन की गौर करके देखिए 1 2 3 4 4 तो इसका अपना था, और ये 4 और आ गया, यानी कि 8 इसके पास आ चुका है। तो देखिए कार्बन का भी 8 को आ चुका, ये भी अष्टक का नियम फॉलो कर दे, यानी आबंध बना के ये क्या किया, यहाँ पे आबंध बना के ये अपना स्टेबिलिटी प्राप्त कर लिया, कार्बन हाइड्रोजन भी प्राप्त कर लिया। चलो दोनों भाई आपस में ऐश करेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह का जब भी बात आएगा तब वो सहसंयोजी आबंध होता है। यानी कि समझ लीजिए हाइड्रोजन के पास टमेटो का चटनी था, कार्बन के पास आलू का चटनी था, तो क्या बोला भाई, एक काम करो दोनों को, तुम ये बोले कि हमको थोड़ा आलू का वाला दो, ये बोले हमको थोड़ा चटनी वाला दो, तो क्या करेगा बीच में टिफिन तो रख दिया। देखिए ये वाला, ये इसका कार्बन का चोखा वाला है आलू वाला, और ये हाइड्रोजन का ये टमेटो वाला आपस में रख दिया। ये भी थोड़ा सा इसका वाला उठा के खा रहा है, ये भी खा रहा है, शेयरिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, साझेदारी हो रहा है। इस तरह का जब बात होगा ना, इस तरह का बात होगा, तब कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन अपना स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेगा। और जब इस तरह का बात होगा उसी को हम लोग सहसंयोजी आबंध बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। आपको समझ में आ गया सहसंयोजी आबंध क्या होता है। मैं इतना डीपली थोड़ा मोड़ा बता दे रहा हूं क्योंकि आपको कहीं से भी डाउट नहीं आना चाहिए। तो अब बात करिए, एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आयनिक बंध और सहसंयोजी आबंध में क्या अंतर है। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इसमें साझेदारी होता है, मजबूत, इसमें बहुत मजबूत आबंध होता है, यानी कि इसके बीच का जो जैसे Na, जैसे मैंने बताया NaCl, इसका जो आपस में बॉन्डिंग है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। Na और Cl बहुत कम ही टूटता है क्योंकि ये बहुत ही मजबूत बंध होता है। लेकिन यही CH4, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मैंने ये वाला जो हाइड्रोजन मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे इस तरह का भी एग्जांपल मैंने दिया था, वही वाला है CH4। तो उस टाइप का ये वाला ज्यादा, इसके मुताबिक ये वाला कमजोर होता है, यानी कि ये मजबूत होता है। तो ये आयनिक बॉन्ड, ये मैंने क्या लिखा शॉर्ट में लिखा हुआ है आयनिक से कम होता है, यानी कि आयनिक के आबंध से कम मजबूत होता है। समझ में आ गया। विलयन की अवस्था में गलित अवस्था में विद्युत चालन करता है, यानी आयनिक बंध जो है वो विलयन में अथवा गलित अवस्था में, इसको गला दीजिए या फिर विलयन में क्या करेगा, विद्युत धारा प्रवाहित करेगा, और ये ना के बराबर करेगा। अब ना के बराबर क्यों लिखा मैंने, नहीं करेगा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सहसंयोजी आबंध में एक ग्रेफाइट आता है। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का चालन करता है, वो जो पेंसिल का नीडल है ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, इसलिए ना के बराबर लिखा हुआ है। और देखिए गलित अवस्था वो क्वथनांक उच्च होता है। ये जो आयनिक बंध, इसका जो क्वथनांक जो होता है ना, और गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, इसका क्या होता है, इसकी कम होता है। क्यों कम होता है, इसकी तुलना में कम होता है, कम नहीं होता है पर इसकी तुलना में, आयनिक बंध की तुलना में कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि जो सहसंयोजी आबंध है इसके भीतर में तो प्रबल आबंध होता है, पर जिसका मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या अंतर आणविक बल बहुत कमजोर होता है, इसी कारण से वो तुरंत भाग रहे उस वाला हालत हो जाता है। ये चीज आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। तो आपको कैसा लगा ये दादाजी का इंट्रो, आपको आई होप कि आपको इंट्रो पसंद आया होगा। जितने भी बेसिक चीजें थे मैंने बता दिया, जो आपके क्लास 10 के इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो भी बेसिक चीजें था मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। अब आपको यह वीडियो इत्मीनान से, शांति से देखना है, और जो जो चीजें मैंने बताई है उन्हें फॉलो करना है। फिर आपको आगे आने वाले पोर्शंस में, जैसे प्रकार्यात्मक समूह में जो स्ट्रक्चर बनता है उस पर, या फिर नाम में, या फिर इसके बाद वाला जो टॉपिक लूंगा मैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। बस ये चीज आपको याद रखना है, जो चीज मैंने बताया था वो चीज आपको मैं अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं या फिर जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।